आज हमारे स्टूडियो में दिनकर कपूर जी, वरिष्ठ समाज सेवी एवं नेता जो है उपस्थित हैं। और आज की जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रदेश और देश में जो राजनीति हलचल मचा हुआ है, उस संदर्भ में हम आज दिनकर कपूर से वार्ता करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, सपा गठबंधन और बसपा को कितनी सीटें मिलेगी, इससे जनता को कितनी उम्मीदें हैं और आगे आने वाला जो देश का भविष्य क्या होगा, उस संदर्भ में हम दिनकर कपूर जी से बात करना चाहते हैं। दिनकर कपूर जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। दिनकर कपूर जी, आज जो वर्तमान लोकसभा चुनाव की स्थिति बनी हुई है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, यह जो लोकसभा चुनाव है, भाजपा इसमें कह रही है कि हम 370 के टारगेट को अचीव करेंगे और एनडीए गठबंधन 400 सीट से ज़्यादा पाएगा। मैं जो घूम रहा हूँ, प्रदेश के विभिन्न जनपदों का भी हमने दौरा किया और सोनभद्र में भी हम पिछले 10 दिनों से गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। एक बात साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है, इससे लोग निराश ही नहीं हैं, बल्कि लोगों में बड़ा ही आक्रोश है। और आमतौर पे लोगों का ये कहना है कि जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में सत्ता पाने के लिए जनता से किए थे, चाहे वह रोजगार देने का प्रश्न हो, चाहे वह किसानों की आय दुगनी करने का प्रश्न हो, चाहे सबको आवास और बिजली देने का प्रश्न हो, इन सारे प्रश्नों पर कोई काम नहीं हुआ और लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर तरह का दावा कर रहे हैं कि नहीं, क्षेत्र का विकास हो रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है, पहले से विकास की गति तेज हुई है। तो इस पे आप क्या किस दृष्टि से देखना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे विकास हुआ है, लेकिन किन लोगों का? जो देश के 20-22 बड़े कारपोरेट पूंजी घराने हैं, उनका विकास हुआ है और आम जनता की जिंदगी में बेबसी, महंगाई, बेरोजगारी और तबाही आई है। पूरी खेती किसानी मोदी जी 6,000 रुपए किसानों की जेब में डाल रहे हैं, लेकिन आप देखें तो कृषि की जो लागत है वो दुगनी हो गई। बीज के दाम दुगने हो गए, डीजल का दाम दुगना हो गया और यूरिया से लेके कीटनाशक तक इन सब चीजों का दाम दुगना हो गया। किसान बुरी तरह संकट के में अपनी जीवन को चला रहा है। लेकिन वर्तमान राजनीति किस ओर जा रही है और इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में इस देश की जनता सबक सिखाएगी और उत्तर प्रदेश में भी ये लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि 80 से 80 जीतेंगे। जहां तक हमको रिपोर्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में बहुत सारे जातीय समूहों ने और किसानों ने भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट ही नहीं किया है, बल्कि उनके विरुद्ध जाके मतदान करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों का जो चुनाव हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश से ही उसके हार की शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश के स्तर पे आप कहिए तो भारतीय जनता पार्टी को अब की भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार कह रही है कि यहाँ जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, प्रदेश में जितने माफिया हैं ये छोड़ के चले जाएं। तो इसको जो है, क्या उत्तर प्रदेश में माफियागिरी और भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और वो इसलिए कि देश का जो आजाद भारत का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लीगल एक्सटॉर्शन माने कानूनी धन वसूली करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के जरिए ऐसी कंपनियों से जिस पर लोगों की जिंदगी
निर्भर करती है, जैसे सिरप की कंपनियां, उनसे पैसा लिया, और जो कोरोना के दौर में वैक्सीन बनाने की कंपनी थी उससे भी 400-500 करोड़ रुपए चंदा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद से कानून बनाकर बहुत बड़ा घोटाला किया और 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जो है ना कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया उसने हमने 10 साल में करके दिखाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में कुछ ऐसे काम किए हैं जो सही में 70 सालों में नहीं हुए। जैसे जितनी भी संस्थाएं देश में थीं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, इन सारी संस्थाओं को एक एक कर खत्म, इनकी प्रतिष्ठा को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इनको अपने राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक तरह से देश में अगर आप देखें तो एक तानाशाही हो गई है, जबरा मारे और बुलहू न दे। हालत यह है कि अगर अखबार में आप जैसे जो पत्रकार हैं वो कुछ लिख दें तो उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम हो जाता है। मिर्जापुर में मिड डे मील का सवाल उठाने वाले पत्रकार को जेल भेजा गया और यहाँ भी हमने देखा कि खनन वगैरह के सवाल उठाने वाले पत्रकारों के ऊपर मुकदमे कायम करने का काम किया है। यह सरकार ऐसी है जिसकी नीति है बुलडोज कर देने की, फर्जी मुकदमा कायम करा देने की, यूएपीए और पीएमएलए जैसे एक्ट में लोगों को जेल भेजने की। पूरा देश इस समय एक जेल खाने में तब्दील हो गया है। असहमति की जो आवाज है उसके ऊपर बर्बर दमन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अब आतंक खत्म हो गया है, फिर भी सरकारी विभागों में प्रदेश के बड़े मतलब जो है बालू हो गया, खनन हो गया और भी बड़े जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसमें उन लोगों का वर्चस्व है जो सरकार की पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर उन पे सरकार आखिर क्यों नहीं कार्रवाई करती? देखिए, एक तरह से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए माफिया हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और प्रोटेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। तमाम जिलों में जितने विकास कार्य के ठेके हैं और सोनभद्र जिले में तो कहिए कि बालू से लेके गिट्टी खनन तक में उन माफियाओं का वर्चस्व है। गुजरात की कंपनी आके सोनभद्र जनपद की नदी, पहाड़, जंगल को लूटने में लगी हुई है, जैसी कि हमें रपट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप खुद सोचिए कि जिसके खुद शासन के उच्च पद पे जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर हत्या के प्रयास के मुकदमे हो, ऐसी पार्टी जिसके तमाम विधायक हत्या, और यही आपके दुद्धी में का उदाहरण आपके सामने है जहां उपचुनाव हो रहा है, यहाँ के विधायक तो एक नाबालिग लड़की से रेप में 25 साल की जेल भुगत रहे हैं, जिसके कारण दुद्धी में फिर से उपचुनाव का सामना दुद्धी की जनता को करना पड़ रहा है। तो जहां माफिया का टेक ओवर पॉलिटिक्स पे हो जाए, वहां ये कहना कि उत्तर प्रदेश को हम माफिया मुक्त कर रहे हैं, यह सिर्फ गब्बाजी के अलावा और कुछ नहीं है। इस चुनाव में मतलब क्या भाजपा को किससे टक्कर है? भाजपा की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता लड़ रही है। जो विपक्ष है मौजूदा, जैसे इंडिया अलायंस ही बना, आप 1.5 साल देख लीजिए बने हुए हो गया, अभी तक उन लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं तय किया और अभी भी जिस तरह की कंपेनिंग उत्तर प्रदेश में जन मुद्दों को केंद्र करके चलानी चाहिए वैसी कंपेनिंग विपक्ष नहीं कर रहा है। बावजूद इसके चूंकि जनता इतनी उत्पीड़ित है वह खड़ी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को जो भी ताकत हरा रही है जिस जगह पे, उसके पक्ष में वो अपना मतदान कर रही है, अपना वोट दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते वर्चस्व और 400 के लक्ष्य को देखते हुए अन्य पार्टियां क्या हताश हो गई हैं या निराश हो गई हैं, जिससे जो है कि ये आज जो है राजनीति मूवमेंट जो है दूसरी तरफ जा रहा है? देखिए, हताश और निराश की बात नहीं है। दरअसल आज देश में जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है वह हमारी आर्थिक संप्रभुता ही दांव पे लग गई है। देशी विदेशी जो पूंजी घराने हैं, उन देशी विदेशी पूंजी घरानों को इस देश की पूरी संपत्ति, इस देश की संपदा, प्राकृतिक जो चीजें हैं, उन सब को उन घरानों को दिया जा रहा है।
यह जो अर्थनीति कारपोरेट के मुनाफे के लिए देश में चल रही है, दरअसल जो विपक्ष की भी ताकतें हैं वह भी अर्थनीति के मामले में इसी रास्ते पे खड़ी हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जो उनका घोषणा पत्र है जिसका नाम दिया गया है भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी, उसमें एक भी कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने जनता से नहीं किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो ये करेंगे। और ये इसका कारण ये है कि जो सप्लाई साइड इकोनॉमी, कारपोरेट को मुनाफा देने वाली जो अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की, आज उसके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो 1 लाख गरीब महिलाओं को देने की बात कर रही है, 1 लाख अप्रेंटिस नौजवानों को देने की बात कर रही है, वह एक चाहती है कि मांग आधारित अर्थव्यवस्था बने, लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और ताकि उससे पूंजीपतियों का माल बिके। लेकिन दोनों ही इस चुनाव में आखिर क्या मुद्दा है? जनपद सोनभद्र में आप भ्रमण करते हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है या कुर्सी के लालच व सीट का मुद्दा है? देखिए, मैं समझता हूं कि सोनभद्र में 4-5 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे यहाँ रोजगार का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ जंगल की जमीनों पर आदिवासियों और दलितों के अधिकार का प्रश्न बहुत बड़ा है और पर्यावरण का सवाल यहाँ बहुत बड़ा सवाल है। इन 4-5 सवालों पे, और जिसमें मजदूरों की नहीं, आप यहाँ पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण तो जनपद के लिए नासूर बनता जा रहा है। यह विगत कई सालों से इस तरह का मुद्दा चला आ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन मंत्री तक आखिर इस मुद्दे पे रोक लगाने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं? क्या पार्टी इसको संज्ञान में नहीं ले रही है या लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सोनभद्र की अर्थव्यवस्था पे माफिया का टेकओवर हो गया है, उसने अपने हाथ में ले लिया और सत्ता प्रतिष्ठान से सीधे सीधे उनको मदद है। इसीलिए हमारी जितनी नदियां हैं उनका दोहन हो रहा है। नदी की जलधारा में पुल बना के बालू का परिवहन किया जा रहा है। जो हमारे वाइल्ड लाइफ जोन्स हैं, धारा 20 है, उसके अंदर से बाकायदा परिवहन हो रहा है। खनन हो करके खाइयां बना दी गई हैं। यहाँ के लोगों का जीवन, यहाँ की हवा जहरीली हो गई, यहाँ का पानी जहरीला हो गया, यहाँ के लोगों का जीवन बड़ा ही संकट के हवाले कर दिया गया। और इस सवाल पर लगातार एनजीटी से लेके तमाम फोरम्स में, हाईकोर्ट तक में हमने आवाज उठाई है और हम समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी गिट्टी बालू सस्ता होकर नारा देके यहाँ चुनाव जीती थी, इस पर्यावरण के संकट को देखते हुए लोग उसके खिलाफ मतदान करेंगे। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, रोजगार का सवाल। यहाँ आप गांव में जाएं, 90% लड़के, नौजवान और लड़के ही नहीं, अब तो लड़कियां भी बाहर जा रही हैं काम करने। हालत ये हो गई कि दुद्धी से बसें चलती हैं जो सीधे हैदराबाद ले जा रही हैं मजदूरों को काम करने के लिए। मनरेगा पूरी तौर पे ठप है, उद्योगों में काम नहीं मिल रहा है, नए उद्योगों का सृजन नहीं हो रहा है, कृषि आधारित उद्योग लगाए नहीं जा रहे जिससे यहाँ के किसान और आम आदमी का फायदा हो। स्वास्थ्य की हालत आप देखिए, जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सिर्फ रेफरल सेंटर बने हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों के अभाव में कंपाउंडर द्वारा चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिला अस्पताल में 2 साल से यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जिला अस्पताल की हालत यह है कि वहां गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। अभी मैं गया खून जांच कराने, 1 हफ्ते से खून की जो जांच की मशीन है वो खराब पड़ी हुई थी। जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करनी थी उसकी नियुक्ति नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज बना दिया गया और मेडिकल कॉलेज को स्वशासी बनाया गया, यानी वो अपना पैसा खुद निकालेगा। परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में खून की जांच से लेकर अल्ट्रासाउंड तक का पैसा लोगों को देना पड़ेगा। शिक्षा है, लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, समाज में योगदान करना चाहती हैं, लेकिन दुद्धी जैसे आदिवासी बहुल इलाके में लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये इस चुनाव के ज्वलंत मुद्दे हैं। और मजदूरों की हालत आप जानते हैं, उनका सम्मानजनक वेतन नहीं है। 20-20 साल, 25-25 साल से वो काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। और अब तो
डाला से लेके ओबरा से लेके आप अनपरा तक जाएंगे, शक्तिनगर तक जाएंगे, लाखों मजदूर बस्तियों में बसे हैं। आए दिन उनको उजाड़ दिया जाता है, उनको बेदखल किया जाता है। उनके आवास का भी सवाल एक प्रमुख सवाल है जो इस चुनाव में उठेगा। धन्यवाद दिनकर जी, आप जो आकर के इस जनपद के ज्वलनशील मुद्दे को उठाया, अपनी बातों को बेबाक खबरों से रखा और लोकसभा के मद्देनजर लोगों से अपील किया जाता है कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने मतों का प्रयोग करें और घरों से निकलें और वोटिंग करें। धन्यवाद। धन्यवाद।